नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फूड में आपका स्वागत है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आईटीआई इलेक्ट्रीशियंस के बच्चों के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 2000 वैकेंसीज निकाली गई हैं और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट नोटिफिकेशन इन्होंने आज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो चलिए इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 फॉर इट्स हेड ऑफिस एंड फील्ड ऑफिसेज ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। इसका मतलब है कि अगर आप इस रिक्रूटमेंट के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के हेड ऑफिस में और अदर जो फील्ड ऑफिस हैं जो कि इनकी सब्सिडरीज हैं, जैसे कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBPDCL और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL, इनमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। इसके बाद आता है कैटेगरी वाइज वैकेंसी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी में आप देख सकते हैं, चाहे वो UR हो, EWS हो, SC, ST, EBC और BC, सब में इन्होंने वुमेन कैटेगरी में जितनी टोटल पोस्ट है उसकी 50% पोस्ट इन्होंने वुमेन के लिए निकाली है। आप देख सकते हैं UR कैटेगरी में टोटल जनरल की 325 पोस्ट हैं और उसकी लगभग आधी पोस्ट आपकी 175 पोस्ट वुमेन के लिए भी UR कैटेगरी में है। इसी तरह से EWS में भी 70 पोस्ट वुमेन के लिए, जनरल के लिए 130 है। SC में आप देख सकते हैं 260 जनरल, ठीक है, वुमेन के लिए 140। ST में 26 जनरल है, वुमेन है 14। फिर आपका EBC में आपका जनरल में 325 और वुमेन में 175 पोस्ट है। BC में जनरल का 234 पोस्ट है और वुमेन के लिए 126। तो आप देख सकते हैं लगभग सारी कैटेगरी में वुमेन के लिए 50% पोस्ट इन्होंने रिजर्व कर रखी हैं, ठीक है। और टोटल मिला के जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वो है 2000। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके पास ITI का 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, चाहे वो NCBT से हो या फिर SCBT से हो। और हाँ, अपेयरिंग कैंडिडेट्स, जितने भी ITI के अपेयरिंग कैंडिडेट्स, मतलब कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है या फिर उनका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं द एप्लीकेंट मस्ट पोसेसेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है उस डेट तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अगला है प्रोबेशन पीरियड। द प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। प्रोबेशन पीरियड मतलब जब भी आप किसी भी जॉब में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कंफर्मेशन के लिए, फाइनली एब्जॉर्ब करने के लिए एक प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोबेशन पीरियड इन्होंने 2 साल का रखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका रिम्यूनरेशन है। रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी। सैलरी की बात करें तो जो आपका कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 year प्रोबेशन पीरियड, जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं 1 साल तक, तो आपको एक कंसोलिडेटेड पे मिलता है। कंसोलिडेटेड मतलब आपका एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड मंथली पे ऑफ RS 9,200 रुपए, ठीक है। 9,200 रुपए आपको ट्रेनिंग पीरियड में 1 साल तक मंथली मिलता रहेगा। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के पश्चात, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ प्रोबेशन पीरियड, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो 1 साल बाद आपको लेवल 4 में आपको रेगुलराइज कर दिया जाता है। तो रेगुलराइज जब आप हो जाएंगे तो आप 7th PRC, ठीक है, पे रिवीजन कमीशन, 7th पे रिवीजन कमीशन के अनुसार आपका लेवल 4 में आपको रेगुलर कर दिया जाता है, ठीक है। और प्लस आपको अदर अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। अगला है आपका एज लिमिट। मिनिमम एज लिमिट सारी कैटेगरीज में 18 साल, मैक्सिमम एज लिमिट UR कैटेगरी के लिए 37 साल है। SC कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 42 साल। ST में भी आपका 42 साल ही है। बाकी EBC और BC में आपका 40 साल है अपर एज लिमिट। फीमेल के लिए भी अपर एज लिमिट इन्होंने 40 साल का रखा है। जितने भी दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सेकेंड है लैंड लूजर्स एंड लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन्स ड्यू टू लैंड एक्विजिशन बाय erstwhile बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शैल गेट रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट बाय 5 years एडिशनली। इसका मतलब है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो भी लैंड एक्विजिशन किया गया है पावर प्लांट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, तो उनमें जो भी डिस्प्लेस हुए हैं अपने जमीन से, अपने घर से डिस्प्लेस लोग हैं, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में मिलेगा। लेकिन उसके लिए उनको फॉर क्लेमिंग रिलैक्सेशन इन द कैटेगरी ऑफ लैंड लूजर्स या लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट फ्रॉम
कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपको अपने डीएम, अपने जिले के डीएम के द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा that he is a land displaced person due to the land acquisition by the erstwhile बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मतलब कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा लैंड एक्विजिशन करने के दौरान उनको डिस्प्लेस किया गया है। इस बात के लिए उनको डीएम से सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ेगा। 1 acre और मोर लैंड हैज बीन एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट और एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड। तो मैंने बताया आपको कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके द्वारा चाहे पावर प्लांट बनाने के लिए या फिर कोई अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उनकी जो 1 एकड़ या उससे ज्यादा की जो जमीन है वो उनसे ली गई है। That no one from his family has benefited in preferential treatment earlier in employment on the basis of land displaced person। इसका मतलब है कि आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि जब आपको लैंड डिस्प्लेस्ड किया गया तो आपके फैमिली के किसी भी मेंबर को कोई भी नौकरी वगैरह नहीं दी गई। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एज ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट्स, मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन्ड फॉर यूआर कैंडिडेट शैल बी एप्लीकेबल। इसका मतलब है कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो यूआर कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे, उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की बात करें तो चाहे आप एससी कैटेगरी के हों, एसटी के हों, ईबीसी हो, बीसी हो, फीमेल हो, पीएच कैंडिडेट हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी से अगर आप रिलेट कर रहे हैं, अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो आपको एज पर रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, इफ ए कैंडिडेट डज नॉट प्रोड्यूस वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट एंड क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर, दिव्यांग, लैंड लूजर या लैंड डिस्प्लेस्ड पर्संस और डोमिसाइल, ठीक है, इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, his or her claim for such reservation benefit will be forfeited and his or her candidature will be considered under UR category या जनरल कैंडिडेट। इसका मतलब है कि आपका सीबीटी के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपके पास अपना कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप उस समय प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, ईबीसी कैटेगरी के लिए और बीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपये रखी गई है। बाकी एससी, एसटी, ठीक है, दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट के लिए 375 रुपये फॉर्म की फीस रखी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है। इफ सीबीटी इज कंडक्टेड इन मल्टीपल बैचेज, अगर कई बैच में सीबीटी कंडक्ट कराई जाती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज्यादा हुए तो वहां पे आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाएगा। सीबीटी के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो 1:1 के रेशियो में किए जाएंगे। मतलब जितनी वैकेंसीज होंगी उतने ही स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज मेरिट। मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ ठीक रहा, ठीक है, तो आपको मेरिट के आधार पर, सीबीटी के मेरिट के आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। सीबीटी होने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस के कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिलेबस इज अटैच्ड हियर। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि BSPHCL के हेड ऑफिस, बाकी अदर जो फील्ड ऑफिस हैं इसकी सब्सिडरीज कंपनीज की, जैसे कि NBPDCL, SBPDCL और BSPTCL में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो आपसे इन कंपनीज के बारे में एक प्रेफरेंस मांगा जाएगा, ठीक है। कंसिडरिंग द प्रेफरेंस कंपनी विल बी अलॉटेड अमंग द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट या कैटेगरी। आपके जो आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है उसके बाद आपकी मेरिट के अनुसार आपको कंपनी अलॉट की जाएगी। द कंपनी प्रेफरेंस विल नॉट बी चेंज्ड आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो जो आपने प्रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है फॉर्म में वो आपका चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपका मन कहाँ है जॉब करने का, ठीक है। आप किस कंपनी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप ऊपर रखिएगा अपने अकॉर्डिंग। नोट में देखिए इन्होंने दे रखा है कि द अलॉटमेंट ऑफ कंपनी टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस बेसिस। मतलब पहले तो मेरिट देखी जाएगी, ठीक है, जिसकी मेरिट हाई है, ठीक है, उसने जो प्रेफरेंस दे रखा है उसको पहले मिलेगा, फिर उसके बाद
अगर आपका मेरिट लो है, ठीक है, और सीट खाली नहीं है आपके प्रेफरेंस में, तो आपको नीचे वाले प्रेफरेंस पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। सेकंड है द BSPHCL रिजर्व्स द राइट ऑफ एलोकेशन ऑफ कंपनी एज पर रिक्वायरमेंट। बाकी है कि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर कहीं पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो अपने हिसाब से उसका राइट है कि वो आपको जहाँ चाहे वहाँ दे सकती है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में पहला यही होता है कि आपको आपके मेरिट के आधार पर, आपके आपके प्रेफरेंस के आधार पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। बाकी अगर कहीं पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पोस्ट वगैरह कहीं कम है और कहीं पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टीजी की, तो वहाँ पे आपको पहले पोस्टिंग दी जाती है। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट है 30 अप्रैल। तो आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी पहले इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है, ठीक है। 1 अप्रैल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 30 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट रहेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखा है वो मई जून का है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आप मई जून है तो लगभग से आप जून का मान के रखिए, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में है ही, तो मई में तुरंत तो होगा नहीं, लेकिन यह है कि जून तक, जून वाला डेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जून में एग्जाम हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। द एप्लीकेंट्स आर टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ bsphcl.co.in, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए भी यहीं पे लिंक मिलेगा। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिया है बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस, जैसे कि नो चेंज इन नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ठीक है, विल बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड द रिजल्ट विल बी प्रोसेस कंसिडरिंग द डिटेल्स विच हैव बीन इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप ध्यान रखेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपका नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो इसमें कोई भी चेंज परमिटेड नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज ऑन 31 मार्च 2024, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। साथ में आपका एज और क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो 31 मार्च का ही है। मैंने बताया ना कि आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट्स जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी अपेयरिंग में है, अगर उसका रिजल्ट वगैरह 31 मार्च तक आ जाता है तो वह भर सकता है, लेकिन 31 मार्च तक ही, उसके बाद नहीं। और एज कैलकुलेशन की बात जो है, अपर एज लिमिट जितनी भी है या लोअर एज लिमिट जो है, ठीक है, वो आपका 31 मार्च ही है क्राइटेरिया आपका एज कैलकुलेशन का, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं CBT के सिलेबस की। सिलेबस फॉर कंडक्शन ऑफ CBT टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो इसमें जो आपका सिलेबस है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेगमेंट है आपका GS का, सेकंड है कंप्यूटर का और थर्ड है आपका टेक्निकल पेपर का। GS में आप देख सकते हैं कि आपका जनरल नॉलेज रहेगा। इसमें आपका करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर आपके लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 10th लेवल के। इसमें आपका एनालॉगी है, ठीक है, सिमिलैरिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और स्पेस विजुअलाइजेशन है, अरिथमेटिक नंबर सीरीज है, अरिथमेटिक रीजनिंग है। फिर आपका जनरल हिंदी, 10th लेवल की हिंदी रहेगी, ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजेस एंड मुहावरे। फिर आपका जनरल इंग्लिश भी रहेगा आपका, वो भी 10th लेवल का ही रहेगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, इडियम फ्रेजेस, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। फिर आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आता है। इस सेगमेंट में आपको जितने भी कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में CPU है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज। फिर आपका आता है MS ऑफिस के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको इंटरनेट के बारे में, जैसे वेब ब्राउजर है, ईमेल है, सर्च इंजन है, सर्च इंजन मतलब गूगल वगैरह, ठीक है, क्रोम वगैरह है, वेब सर्वर्स हैं। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क में आपका लैन वैन आता है, लैन है, वैन है, मॉडेम है, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज। और बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी,
साइबर सिक्योरिटी में वायरस, मालवेयर, वर्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेशनल नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, और फायरवॉल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आपको जितने भी ट्रिपल सी का जो सिलेबस है वो आपका टोटल कवर किया जाता है। अगर आपने ट्रिपल सी का अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आता है टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो फाइनल ईयर का सिलेबस है उससे रिलेटेड आपका टेक्निकल पेपर होता है। इसमें आपका AC मशीन वाइंडिंग है, अल्टरनेटर है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर है, DC ड्राइव है, DC मशीन वाइंडिंग है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, मशीन कंट्रोल कैबिनेट या कंट्रोल पैनल लेआउट, असेंबली एंड वायरिंग, पावर जनरेशन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, AC ड्राइव है, अंडरग्राउंड केबलिंग है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके सिलेबस में रखी गई हैं CBT में, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से अपडेट पाते रहने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।